Hello my dear students, welcome back to my new video on cash flow statement. My dear cash flow statement में पिछली क्लास में मैं आपको कॉमन पॉलिसीज बता रखा था, जिसके अंदर मैंने आपको प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज में, है वही कॉमन पॉलिसीज, उसमें आपका अगला टॉपिक आता है, उसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो माय डियर्स में पहला टॉपिक तो वैसे तो डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से कि अगर मैं डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड, रिसीव्ड की बात करूं तो फाइनेंशियल कंपनी में और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में क्या होगा। पहले तो आपको क्लियर कर दूं, पहले ही बता चुका हूं कि आपके एग्जाम में ज्यादातर ये चीजें आने वाली है। नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो फाइनेंस में काम करती हैं, मतलब लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने का। तो माय डियर उनका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम क्या होता है? लोन जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट उनका होता है। क्यों? क्योंकि वो उसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इस केस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ट्रीटमेंट चेंज होता है। पहले ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां एक क्रिस्पी फॉर्म में आपको मैंने लिखा था कि आपको अगर जल्दी से देखना हो तो यहां पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे कि आपको बताया कि फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस अगर है तो क्या होगा, अगर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो बिल्कुल ऑपरेटिंग का पार्ट है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी को लोन देते हो तो उससे आप इंटरेस्ट ले रहे हो और साथ ही साथ आपके पास मान लो फंड्स की कमी है, आपके क्लाइंट ने आपसे मांगा है पैसा, तो आप क्या करोगे? कस्टमर ने पैसा मांगा, कस्टमर को वापस तो भेजोगे नहीं, तो आपके जहां से कॉन्टेक्ट है वहां से पैसा मंगाओगे या नहीं मंगाओगे? मैं बैंक की बात करूं, बैंक क्या करती है, आप लोगों से डिपॉजिट से लेती है और उसके बाद आप ही में से किसी एक को, पब्लिक को लोन बांट देती है। तो क्या जिसको लोन दिया उससे पैसे लिए और आप लोगों को क्या दे दिया? इंटरेस्ट पे कर दिया। तो क्या इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है? बिल्कुल, उनका तो मेन ही काम ये है। ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो गया, इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड ऑपरेटिंग का पार्ट है। डिविडेंड अगर रिसीव हो रहा है तो वो भी आपका ऑपरेटिंग का पार्ट है। डिविडेंड कब रिसीव होगा? माय डियर मैं एक प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम में फाइनेंशियल कंपनीज की बात कर रहा हूं कि जब मेरे पास फंड्स हैं और मैंने पैसा लगा दिया, मैंने किसी कंपनी के शेयर से खरीद लिया, मेरा काम ही यार ये है, मेरा मेन काम ये है, तो उस केस में मुझे वहां डिविडेंड जो मिल रहा है वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। इन्वेस्टिंग में कब आएगा? जब मेरा ये काम नहीं है, मेरा बिजनेस अलग है, लेकिन मेरे पास फंड्स पड़े हुए तो मैंने इन्वेस्ट कर दिए, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उस केस में इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। लेकिन जब मेरा काम ही यही है कि हाँ ठीक है यार, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ किसी के भी अगर शेयर्स खरीदे गए, मतलब बेच रही है कोई कंपनी, तो उसे शेयर्स खरीद लूंगा, वहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अगर मैं डिबेंचर्स परचेस करता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं शेयर्स परचेस कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? इसमें डिविडेंड मिलने वाला है। ठीक है जी। तो वही वाली बात छोटी सी आती है कि अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो ऑपरेटिंग का पार्ट है, और डिविडेंड आप पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग का है। ठीक है जी। अब मैं इधर बात करूं, अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज या फिर अदर एंटरप्राइजेस की बात करूं, तो ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो माइनस कहां से करोगे? फाइनेंसिंग से। वो ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। अगर आप माइनस कर रहे हो तो ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सिंपल सी बात करो, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग से माइनस होगा। डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो आप इन्वेस्टिंग में प्लस कर देंगे। अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो ये भी आपका फाइनेंसिंग से माइनस होगा। सिंपल सी बात है, ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बार बार इसलिए कर रहा हूं, एग्जाम में चांसेस हैं आने के। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किश्त। जब आप किसी से लोन लेते हो तो बदले में लोन चुकाते भी तो हो, तो किश्त जो होती है वो किश्त किस किस चीज को मिला के बनती है? प्रिंसिपल अमाउंट को और इंटरेस्ट को। अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने लोन लिया है 1 लाख रुपए का, तो माय डियर ऐसा तो है नहीं कि मैं लोन 1 लाख रुपए ही वापस करूंगा। इसके ऊपर मान लो मुझे 20,000 रुपए का ब्याज देना पड़ा। मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? जितना मैंने लोन लिया है, तो टोटल मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 1,20,000। और इसी को डिवाइड कर दिया जाता है कि आपको कितने दिन में पेमेंट करना है। मान लो आपको 1 साल में पेमेंट करना है तो 12 से डिवाइड कर दिया, 2 साल में पेमेंट करना है 24 से डिवाइड कर दिया, 3 साल में करना है 36 से डिवाइड कर दिया। उसी हिसाब से किस्तें कम हो जाती हैं। अगर मैं 1 साल में निपटाने का प्रयास करता हूं तो 10,000 रुपए पर मंथ की किस्त बैठती है। तो उस केस में क्या बैठेगा? मैंने आपसे कहा मान लीजिए इंस्टॉलमेंट आपकी 10,000 की बैठती है, वैसे बाई चांस बिल्कुल सेम बैठ गया। वैसे एग्जांपल ये दूसरा था, ये एग्जांपल दूसरा था, कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही आसान हो गया। तो मैंने क्या कहा, मान लीजिए अगर इंस्टॉलमेंट 10,000 की थी, सब एज्यूम्ड फिगर है, ठीक है ना, एग्जाम में आपको अलग तरीके से मिल सकती है। मैंने कहा इसमें मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 रुपए और इंटरेस्ट आपने जो पे किया है, ये भाई साहब इंटरेस्ट भी तो आप पे कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हो। प्रिंसिपल अमाउंट पेड, तो दोनों की पेमेंट ही तो हो रही है, तो पहली बात तो ये माइनस से ही होगा। पर कहां कहां से माइनस होगा, तो ध्यान देइए जरा,
आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे की है तो इसका मतलब आप इन्वेस्टिंग को रिड्यूस कर रहे हैं। तो रिड्यूस कहां से करना है आपको? इन्वेस्टिंग से। क्यों? क्योंकि आपने एक तरीके से लोन लिया और अब उस लोन का रिपेमेंट कर रहे हो, लेकिन ये फाइनेंसिंग में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वैसा वाला लोन नहीं है ये। आपने ये पैसा जो लिया है ये किसी जगह पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, आपने जमीन खरीदने के लिए या किसी बाइक को लेने के लिए, स्कूटर लेने के लिए, कुछ भी परचेज करने के लिए आपने लोन लिया है, तो आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो ना पैसा, आप पैसे को बढ़ा रहे हो। तो उस केस में क्या हो गया? आप माइनस करेंगे इन्वेस्टिंग में। और अगर मैं इंटरेस्ट पेड की बात करूं तो इंटरेस्ट पेड तो आपको पता ही है, ट्रीटमेंट बिल्कुल इसका सेम है कि आप इसको लेस कर दो फाइनेंसिंग से और ऐड कर दो कहां? ऑपरेटिंग में। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आती है, फटाफट से नोट डाउन करें। देखिए जी, आपका अगला टॉपिक है फिक्स्ड एसेट के बारे में। तो मैंने आपको पहले फिक्स्ड एसेट के बारे में तो थोड़ी सी बातचीत बता दूं। माय डियर, होता क्या है, कई बार एग्जाम में आपको फिक्स्ड एसेट WDV बेसिस पे भी मिल सकता है, फिक्स्ड एसेट आपको कॉस्ट पे भी मिल सकता है। फिक्स्ड एसेट कॉस्ट पे कब होता है, WDV पे कब होता है और क्यों होता है, पहले मैं आपको बता दूं। देखिए होता क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा ये बैलेंस शीट है, मान लीजिए ये बैलेंस शीट है। तो मान लीजिए मैं मशीन की बात करूं तो मशीन मान लीजिए 1 लाख रुपए की है, ठीक है जी। तो बाकी चीज़ों के बारे में जैसे मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए आप कैपिटल यहाँ पर 10 लाख रुपए की है, ठीक है जी, और बाकी कुछ नहीं है। चलो मैं बाकी और बात नहीं करता। और अदर एसेट्स में यहाँ पर बोल देता हूँ मान लीजिए 9 लाख रुपए की। तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख रुपए हो गया या नहीं हो गया बैलेंस शीट का? वैसे से होती नहीं है बैलेंस शीट, लेकिन आपको समझाने के लिए तो हो ही सकता है। ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। तो इस केस में ये हो गया। अभी तक फिलहाल मैंने मशीन इस साल खरीदी थी, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं लगा। मैं कह दूं मान लो 2019 की बातचीत है ये। अब मैं जब 2020 की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उस टाइम पर कैपिटल कुछ भी रही होगी। मैं फिलहाल कैपिटल सेम ही रखता हूँ क्योंकि मुझे कैपिटल के बारे में तो कुछ सिखाना नहीं है, मुझे बस फिक्स्ड एसेट के बारे में कुछ बताना है। मैंने कहा मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा तकरीबन 10,000 रुपये का। कितने रुपए का? 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा और इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाता है। तो उस बेसिस पर इसकी अमाउंट बैठ जानी चाहिए 9,90,000। और अदर एसेट्स तो आपकी थी ही, कितने की? तकरीबन आपकी थी 9 लाख रुपए की, पहले से ही थी। तो उस केस में ज़रा बताएंगे बैलेंस कितना निकल के आया? 9,90,000 रुपये, 9,90,000 रुपये, और इधर भी 9,90,000 रुपये। ज़रा बताएं बैलेंस शीट का टोटल कम हो गया या नहीं हो गया? बैलेंस शीट का टोटल कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं 2021 की बैलेंस शीट बनाऊंगा, 2021 की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो भाई साहब मशीन अब कितने की है? मशीन 90,000 की है। इसके ऊपर फिर मान लीजिए SLM बेसिस पे डेप्रिसिएशन में लगाए, थोड़ा आसान बैठेगा, तो इस पे 80,000 अमाउंट रह गई। अदर एसेट्स जो थी वो आपकी अब भी 9 लाख की ही हैं। और कैपिटल में से प्रॉफिट फिर घट गया होगी, डेप्रिसिएशन खर्चा होता है हमारा, तो उस केस में 9,80,000 कैपिटल आपकी रही होगी। अगर मैं बाकी सभी चीज़ों को कांस्टेंट रखूं, आपको अगर ये चीज़ समझाने का प्रयास करूं, तो जरा देखें लगातार बैलेंस शीट का टोटल कम होता जा रहा है, लगातार बैलेंस शीट का टोटल कम होता है। पहले 10 लाख था, फिर 990, फिर 980। तो क्या होता है, ये चीज तो कॉमर्स वालों को समझ में आती है कि यार आप ऐसे लिखना चाहो एसेट को या फिर डेप्रिसिएशन को आप लायबिलिटी साइड में शो करो, बात एक ही है। लेकिन क्या होता है, सबको ये बात पता नहीं होती। इसको मैं जरा इस तरीके से लिखने की कोशिश करूं, जरा मैं इसको इस प्रकार से लिखने की कोशिश करूं, या यही कर देता हूं, चलो यही कर देता हूं। मैंने कहा कि मान लीजिए मैं 2020 की बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार बनाना चाहूंगा। मैंने कहा कैपिटल मेरी 9,90,000 की ही है। भाई साहब मशीन ना मैं रिड्यूस यहां से नहीं कर रहा, पूरी 1 लाख रुपए लिख रहा हूं। और अदर एसेट्स जो हैं, अदर एसेट्स आपकी 9 लाख रुपए की हैं। तो मैंने यहां माइनस ना करके ना यहां एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम से खाता खोला, क्योंकि लायबिलिटी एक तरीके से, तो मैंने यहां पर 10,000 यहां खड़े कर दिए लायबिलिटी साइड में। तो इसका मतलब 10 लाख रुपए टोटल अब भी बरकरार है। बरकरार है या नहीं है बरकरार? जी बिल्कुल बरकरार है। इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए मैं इस बात की करूं, इससे आगे मैं यहां कर देता हूं।
जगह की थोड़ी सी कमी है, पर फिर भी मेरे ख्याल से आप लोग कोऑपरेट करेंगे। 2021 की बैलेंस शीट अगर मैं बनाता हूँ तो उस केस में क्या हुआ, कैपिटल मेरी 9,80,000 रुपये हो गई थी। जी बिल्कुल हो गई थी। मशीन को मुझे रिड्यूस नहीं करना, अब भी 1 लाख रुपए ही रखूंगा। लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अदर एसेट्स मैंने 9 लाख रुपए रखी, टोटल बराबर हो गया 10 लाख रुपए। जी बिल्कुल बराबर हो गया। अब जो एक्यूमुलेटेड है डैप में पहले ही 10,000 रुपए थे और इस बार के 10,000 रुपए और ऐड हो गए, मतलब टोटल डैप कितना हो गया आपके 20,000 रुपए हो गया। तो अब जब मैं मशीन बेचूंगा, अगर मुझे बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि मशीन ये कॉस्ट पर है। मतलब जब मैं सेल करूंगा तो इस 1 लाख में से इस 20,000 को घटा के मैं कहूंगा भाई साहब मेरी मशीन की कीमत 2021 में 80,000 रुपए। कैसे है, 1 लाख रुपए कॉस्ट और बाकी इसके ऊपर जो एक्यूमुलेट हुआ है, जुड़ता चला जा रहा है डेप्रिसिएशन, इसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से भी जानता हूं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी पहचान होती है। अगर आपको बैलेंस शीट में कहीं भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखने को ना मिले तो हमेशा ध्यान रखिएगा फिक्स्ड एसेट आपकी किस पे है, वो WDV पे, मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया। ये वाली सिचुएशन WDV की है, ये वाली सिचुएशन WDV की है। समझ में आती बात। और अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दिख जाए तो इसका मतलब जो आपकी फिक्स्ड एसेट है वो फिक्स्ड एसेट कॉस्ट पर है और डेप्रिसिएशन उसमें से आपको रिड्यूस करना है। क्लियर है ये बात? मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई। अब खिचड़ी बन गई बहुत ज्यादा, तो मैं इसको जरा हटा देता हूं यहां से ताकि मैं मेन चीजें आपको समझा पाऊं। ठीक है। और वैसे अगर किसी को समझ में ना आया हो तो बेटा इसको थोड़ा सा बैक करके देख लेना। ठीक है, यूट्यूब पे है वीडियो, तो इसका प्लस पॉइंट तो यही होता है कि आप सावधानी से इसको देख सकते हैं। फेस टू फेस के अपने फायदे हैं, यूट्यूब के अपने फायदे हैं। फेस टू फेस में आप मुझसे 50 बार पूछो जब बता दूंगा, लेकिन यूट्यूब पे आप मुझे 50 बार खुद ही बुलवा दो, बैक कर करके तो 50 बार बोलूंगा। ठीक है जी। चलिए, तो उसका मतलब तो समझ में आया कि फिक्स्ड एसेट अगर WDV पे है और फिक्स्ड एसेट अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे है तब हम क्या करेंगे। तो माय डियर, पहचान आपको मैंने बता दी कि अगर बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप दे रखा है तो वो कॉस्ट पे है, तो हमें ये वाला ट्रीटमेंट करना है। और अगर एक्यूमुलेटेड डेप या प्रोविजन फॉर डेप के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो इसका मतलब फिक्स्ड एसेट आपकी किस पे है, WDV बेसिस पे। एक चीज और क्लियर कर दूं, इस वाले पॉइंट को देख लें, इस वाले पॉइंट को समझाऊंगा बाद में कि डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन लैंड। जमीन के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में डेप अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट आपका लैंड भी है, अगर मान लीजिए लैंड के ऊपर आपको कोई अकाउंट बनाना पड़ जाए तो आप अकाउंट बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल परचेज लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप गलती से भी उसके अंदर डेप नहीं डालेंगे। अभी बना के दिखा दूंगा, 2 मिनट लगेगी। फिलहाल देखें जरा, मैंने आपसे कहा आपने फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया, जी बिल्कुल बनाया। WDV बेसिस पर है, हाँ जी बिल्कुल WDV बेसिस पर है। लिख भी देता हूं मैं WDV बेसिस। ठीक है जी। तो ओपनिंग बैलेंस एसेट है, यहां से होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस शीट से आपको मिल गया। माय डियर, अगर परचेज कर रहे हैं तो हमेशा इधर आएगा। डेप्रिसिएशन आपने 11th क्लास में सीखा था, हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। बात आती है सेल की। सेल किधर आएगा, सेल आपका इधर आएगा। अगर आपको सेल करते टाइम लॉस हो जाता है, बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई एसेट बेचते हैं, परचेज के टाइम पर प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, सेल के टाइम पे प्रॉफिट या लॉस होता है। आपकी एसेट की कीमत थी 2 लाख रुपए की, बिक गई 2.5 लाख रुपए की, मतलब 50,000 का प्रॉफिट हो गया। मैं कह दूं आपकी एसेट की कीमत थी 2 लाख रुपए की, बिकी है 1,90,000 की, मतलब 10,000 का लॉस हो गया। तो माय डियर, अगर लॉस हुआ है तो इधर आएगा, प्रॉफिट हुआ है तो इधर आएगा। चांसेस हैं कि दोनों में से कोई भी एक देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक से ज्यादा एसेट बेची हैं तो उस केस में आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों ही देखने को मिलेंगे। आप प्रॉपर तरीके से खाते को बनाइएगा। अब इसका ट्रीटमेंट की बात करें, माय डियर, परचेज आप कहां डालेंगे, इन्वेस्टिंग में माइनस कर देंगे। ये कहां जाएगा, इसको आप ऑपरेटिंग में, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले क्या कर देंगे, सॉरी गेन है ना, माइनस कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद मैं इसकी क्या बात करूं, सेल की, इसको आप इन्वेस्टिंग में प्लस कर देंगे। सेल करने से पैसा आया है। लॉस का क्या ट्रीटमेंट है, लॉस का ट्रीटमेंट है ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। डेप्रिसिएशन की कहानी क्या है माय डियर, ये भी ऑपरेटिंग में
प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये छोटी सी बात है। ध्यान से देखिए, क्रेडिट की आइटम्स प्लस हो रही हैं सारी और डेबिट की आइटम्स माइनस हो रही हैं, दोनों की दोनों। तो ये बात आप अगर रटनी चाहो तो रट लो, और समझने के लिए मैंने आपको बताया ही है। और एंट्रीज के बारे में भी आपको बता दूं कि जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं, और उसके ऊपर जो गेन होता है वो आपका वैसे भी शामिल होता है, सॉरी, सेल के ऊपर जो आपका गेन होता है वो वैसे भी आपका शामिल होता है सेल वैल्यू के साथ। तो उसे बार बार नेट प्रॉफिट से भी आपने उसको प्लस कर दिया, अगर गेन है तो प्लस कर दिया, नेट प्रॉफिट में भी ऊपर से आपने प्लस कर रखा है, इन्वेस्टिंग में भी, तो डबल ट्रीटमेंट होता है, इसलिए हम इसको ऑपरेटिंग से माइनस कर देते हैं। अब मैं लॉस की बात करूं तो ऑलरेडी घट चुका है आपकी सेल वैल्यू में। आप 1,90,000, मेरे एग्जाम्पल है केस मैंने कहा 2 लाख की चीज 1,90 की बिची है, तो 1,90 आप इसे इन्वेस्टिंग में शो करोगे, मतलब ऑलरेडी 10,000 माइनस करके आपने दिखा रखे हैं, आपने इसे ऑपरेटिंग में ही माइनस कर दिया, मतलब नेट प्रॉफिट में से गलत किया ना, इसलिए वहां पे ऐड बैक कर दिया जाता है। छोटा सा ट्रीटमेंट है। डेप्रिसिएशन की कहानी सबको पता ही है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, उसके बाद भी आपने माइनस कर रखा होता है, इसलिए हम ऑपरेटिंग में इसको प्लस कर देते हैं। चलिए जी, तो अब अगर मैं बात करूं, अगर लैंड का खाता बनता है, अगर लैंड का खाता बनता है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नॉर्मल सी कहानी है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वो भी नॉर्मल सी कहानी है। माय डियर, सेल भी होगा बैंक से, लॉस भी होगा ऑन सेल, प्रॉफिट भी होगा मतलब गेन, और साथ साथ में परचेज भी होगा। पर हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, डैप नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है, मान लीजिए बैलेंसिंग फिगर अगर आती है, मान लीजिए आपने सब डाल दिया और सेल वैल्यू के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो हम क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस निकल के आता है तो उसे हम क्या मानेंगे, सेल प्रोसीड मानते हैं। और मान लीजिए आपको सेल वैल्यू भी दे रखी है, आपको इधर की भी सारी चीजें रखी हैं, तो उस केस में आप उसे लॉस मान सकते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि लैंड पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत बढ़िया। चलिए फिक्स्ड एसेट पे आते हैं। फिक्स्ड एसेट की बात करूं तो ओरिजिनल कॉस्ट है, पहचान बताइए, या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप आपको खाते में मिल जाएगा, सॉरी बैलेंस शीट में मिल जाएगा। तो उस केस में क्या करना है, माय डियर, आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाए, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बुक से मिलेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जैसा भी केस हो आप उसका खाता बनाए, ओपनिंग यहां क्लोजिंग यहां, क्योंकि लायबिलिटी है। ठीक है जी, ओपनिंग ये क्लोजिंग ये। अब क्या है, इसके बारे में बता दिया आपको, ये सेल वैल्यू है, ये उसके ऊपर लॉस है, ये क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका इधर आ गया, अगर परचेज कर रहे हो तो वो भी इधर आया। सारी चीजें सेम है, बस एक चीज डिफर है, जो इस पर्टिकुलर एसेट जो आपने सेल की है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा है, उस डेप्रिसिएशन को इस अकाउंट में यहां ट्रांसफर करना होता है। मतलब इसको कहीं नहीं भेजना होता, बल्कि यहां ट्रांसफर करना होता है। समझ में आती बात। और फिर इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर की मदद से ये वाला आपको डेप मिलता है, ये डेप है करंट ईयर डेप्रिसिएशन, और इसी का क्या ट्रीटमेंट होता है, इसी को ऑपरेटिंग में प्लस कर दिया है। जो हम यहां प्लस कर रहे थे ना ऑपरेटिंग में डेप्रिसिएशन, वो काम इस बार इसके साथ करना है, बस यही चेंज है, बाकी कोई बदलाव नहीं है। अगर मान लो आपको करंट ईयर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो उसकी मदद से आप ये निकालेंगे और उसके बाद उसे यहां प्लॉट करेंगे, उसके बाद या तो आपको परचेज वैल्यू मिलेगी या आपको सेल वैल्यू मिलेगी, जैसा भी केस हो। ठीक है जी, क्वेश्चन कराऊंगा, ये चीज में क्लियर हो जाएंगी। ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका कहां चला जाएगा, ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी आपका इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा। इसकी बात करूं तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, और ये तो आपका यहां शिफ्ट हो ही गया। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। माय डियर, बहुत डिटेल में आपको बताया है जितना भी ट्रीटमेंट है, और मैं आपको कह सकता हूं 99% ये वाली एडजस्टमेंट एग्जाम में आएगी, 99%, और इसके आने के चांस थोड़े ज्यादा है, क्योंकि ये आसान बैठता है, ये ट्रीटमेंट आसान बैठता है, ये ट्रीटमेंट प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है ना, मैंने एक बार बताया, जिसने पहली बार पढ़ा होगा शायद उसको समझ में ना आए, शायद उसको 2-3 बार देखना पड़े इसको, या प्रैक्टिस करनी पड़े, पर ये चीज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी करा दूं, पर माय डियर थोड़ा सा क्लियर कट अपने दिमाग में रखें ये बात कि अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो इसमें लॉस आप ही का है। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा। जितनी भी जरूरी चीजें थी मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को बता दी हैं। अब एक बार इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में छोटी सी बातें चीज और करूंगा, ऑलरेडी कर चुका हूं, मेरे ख्याल से मेरे करने का मूड भी नहीं है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराने के मूड में हूं, क्योंकि
थ्योरी कर चुका हूं कवर, फुल फ्लैश फॉर्मेट कर चुका हूं। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का आप डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी देख लूंगा अगर एक आधा नोट्स में कोई अगर इंपॉर्टेंट आइडिया, मेरे पास अपने खुद के नोट्स हैं इसलिए मैं बुक को कभी रेफर नहीं करता। आप जो सी बुक चाहो उस बुक को रख लो। मैंने नोट्स कई सारे अलग अलग सोर्सेज से तैयार किए हैं, मेरे जो नोट्स हैं, तो उन्हीं की मदद से जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वो आपको यहाँ यूट्यूब पे मेंशन करा रहा हूँ, ठीक है जी। तो देख लूंगा उसमें अगर कोई एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा दिखेगा इंपॉर्टेंट तो उसको भी कवर अप करूंगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है मैं ऑलमोस्ट सब कवर अप कर चुका हूं। मुझे बस क्वेश्चंस कराने हैं। मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चंस की, फुल फ्लैश क्वेश्चंस की, जैसे आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, उसी हिसाब से आप लोग थोड़ी तैयारी कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर भी डिस्प्ले हो जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ माय डियर आपसे अलविदा चाहूंगा आज की क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। माय डियर जितनी भी आपकी थ्योरी की चीजें थी ऑलमोस्ट कवर्ड हैं। क्वेश्चंस के 3-4 वीडियो बनाने के बाद कैश फ्लो भी ओवर हो जाएगा। आपके 80 मार्क्स यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करा सकते हैं। 31 मार्च को आपका एग्जाम प्लान हुआ है, तो माय डियर अभी भी इतना टाइम है कि आप इसे कवर कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।